Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Star Anjum and you are watching my legal channel on YouTube. Before starting video, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। हम सिविल प्रोसीजर कोड 1908 पढ़ रहे थे, तो आज हम पहुँचे हैं टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे जो कि सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 18 तक आपकी सिविल प्रोसीजर कोड में एम्बॉडीड है। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ चीज़ें जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है। अगर आप बात करें इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी डेफिनेशन आपको सीपीसी में नहीं मिलेगी। अगर आपने इसकी डेफिनेशन देखनी है तो वो आपको मिलेगी जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में, जिसके सेक्शन 3 क्लॉज 25 में आपको इसकी डेफिनेशन मिलेगी। इसकी डेफिनेशन के मुताबिक इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होगी जो या तो कोई लैंड है, सिर्फ लैंड भी हो सकती है, या लैंड के ऊपर बना हुआ कोई बिल्डिंग है, कोई दुकान है, कोई घर है, तो वो भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। उसके साथ साथ जो आपके बेनिफिट्स आ रहे हैं उस लैंड से, अगर आपकी ज़मीन ज़री है तो उससे आपको बेनिफिट्स आ रहे होंगे। अगर कोई दुकान है, कोई शॉप है, उससे आपको बेनिफिट्स आ रहे होंगे। अगर कोई प्लाज़ा है तो उससे आपको बेनिफिट्स आ रहे होंगे। अगर आपने कोई मकान रेंट पे दिया हुआ है तो उससे आपके बेनिफिट्स आ रहे होंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स भी आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगे। अगली जो चीज़ इसमें आएगी कि एनीथिंग अटैच टू लैंड, कोई भी ऐसी चीज़ है जो परमानेंटली ज़मीन के साथ अटैच है, जिस तरह के दरख्त हो गए। दरख्त जब तक काटा नहीं जाएगा तब तक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। जब उसको काट दिया जाएगा तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगा। और इसके साथ अगली जो चीज़ आती है एनीथिंग के जो परमानेंटली फासन टू लैंड है, कि कोई ऐसी चीज़ जो कि परमानेंटली आपकी ज़मीन के साथ बंधी हुई है। इसमें आपके मवेशी नहीं आएंगे, क्योंकि मवेशी जो हैं वो परमानेंटली नहीं बंधे होते, उनको खोल के कभी किसी जगह पे कभी किसी जगह पे बांधा जाता है। तो ये ऐसी चीज़ होगी जो आपकी परमानेंटली फासन टू द लैंड होगी, वो भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। तो ये हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसकी डेफिनेशन आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट में मिलेगी। वो हमने तफसीली पढ़ ली है। आगे हम चलते हैं कि अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई इशू है, आपकी वो इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है वो किसी और के कब्ज़े में है, आपने वो मोर्टगेज की है या मोर्टगेज के रिलेटेड कोई आपको इशू आया है, या आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी ने नुकसान पहुंचाया है, या आप उस प्रॉपर्टी की पार्टीशन करवाना चाह रहे हैं, तो वो केस आप किस कोर्ट में करेंगे? उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी ज्यूरिसडिक्शन, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी का केस करना चाह रहे हैं तो आपको उसी लोकेलिटी में वो केस करना पड़ेगा जिस लोकेलिटी में आपकी वो प्रॉपर्टी मौजूद है। यानी कि आपको देखना पड़ेगा
कि टेरिटरी जो कि जजेस को असाइन है कि इस टेरिटरी में वो केस सुन सकते हैं, आपको उसी कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसे कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन को उर्दू में कहते हैं इख्तियारे समात। इख्तियारे समात ज्यूरिसडिक्शन हो गया। और लोकेलिटी में जब आप जाएंगे तो वो बन जाएगी आपकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, कि जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी मौजूद है वहाँ पे उस कोर्ट की टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होनी चाहिए, जिस प्रॉपर्टी के रिलेटेड आप कोई रिलीफ लेना चाहते हैं, तो इसे कहेंगे टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। अब टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ज़रूरी क्यों है? इसके पीछे जो इसके बेनिफिट्स हैं, वो सबसे पहला तो इसका बेनिफिट्स है कि कोर्ट जो है वो उसको एग्जीक्यूट करा सकती है ईजीली, कि अगर आप उस कोर्ट के पास जाएंगे जिसकी लोकेलिटी में वो ज़मीन आती है, वो प्रॉपर्टी आती है, तो वो कोर्ट आपको ईजीली रिलीफ ग्रांट करा सकती है, उसके पास पावर्स हैं। सेकंड इसमें ये आ जाएगा कि ये जो पार्टीज़ हैं, दोनों पार्टीज़, उनके लिए ये कन्वीनियंट होगा कि वो उसी लोकेलिटी वाली कोर्ट में जाएं जिस लोकेलिटी में उनकी ज़मीन या उनकी प्रॉपर्टी मौजूद है। अगर उनको किसी और लोकेलिटी में जाना पड़ेगा तो ये उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। थर्ड वन जो है वो है कि कोर्ट कैन रिकॉर्ड एविडेंसेस इजीली, कि जो उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड एविडेंसेस हैं वो कोर्ट इजीली रिकॉर्ड कर सकती है अगर वो प्रॉपर्टी उसकी लोकेलिटी में होगी। सो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, कि अगर आप उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई रिलीफ लेना चाहते हैं तो। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 18 तक। ये तो एक ओवरव्यू था जो मैंने आपको दे दिया। हमारा जो टॉपिक है कि टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, वो कहाँ कहाँ पे आपकी ज्यूरिसडिक्शन होगी और कहाँ कहाँ पे नहीं होगी, ये सेक्शन 15 to 18 में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सेक्शन 15 आता है। सेक्शन 15 में वो बताता है कि जब भी आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी केस करना चाहते हैं तो आप वो केस इंस्टीट्यूट करेंगे कहाँ पे? कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड। अब ये लोएस्ट ग्रेड से क्या मुराद है? यानी कि आप उस कोर्ट में जाएंगे जो उसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन रखती होगी, क्योंकि इसके पीछे पर्पस ये है कि आपके पास जो अपील के राइट्स हैं वो प्रिजर्व रहेंगे। आप डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या डायरेक्टली हाई कोर्ट या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। सबसे पहले आप लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट में अपना केस लेकर जाएंगे। उसके बाद आता है सेक्शन 16। सेक्शन 16 पूरे का पूरा जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके बारे में हमें बताएगा कि कौन कौन से केसेस आप किस किस कोर्ट में
लेके जा सकते हैं। सबसे पहला जो उसमें बताता है कि अगर आपका कोई केस है रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी और के कब्ज़े में है और आप चाहते हैं कि उसको रिकवर करवाएं, तो आप अपनी पिक्यूनरी और सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन के बाद उसी लोकेलिटी की ज्यूरिसडिक्शन में जाएंगे जिस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में वो प्रॉपर्टी मौजूद है। यानी कि आपकी अगर वो प्रॉपर्टी लाहौर में है तो आप सिविल कोर्ट लाहौर में ही जाएंगे, ना कि आप सिविल कोर्ट कराची में चले जाएं। आप कहाँ पे जाएंगे? लाहौर में। दूसरा जो उसमें पॉइंट है बी, अगर आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी की पार्टीशन करवाना चाहते हैं। पार्टीशन क्या होती है कि जब जो मालिक होता है वो फोत हो जाता है तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाती है बच्चों में। तो अगर आप चाहते हैं, जितने सिबलिंग्स हैं वो चाहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसकी पार्टीशन हो जाए, तो भी आप उसी कोर्ट में जाएंगे जिसकी लोकेलिटी में आपकी वो प्रॉपर्टी मौजूद है। इसमें पार्टीशन में मैंने एक तो ये विरासत वाली एग्जांपल दी, सेकेंडली और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं कि अगर एक प्रॉपर्टी के 3 से 4 जो हैं वो मालिक हैं, उन्होंने मिल के ख़रीदी हुई है और उसके बाद वो पार्टीशन करवाना चाहते हैं, तो वो भी उसी कोर्ट में जाएंगे जिसकी लोकेलिटी में आपकी ज़मीन मौजूद है। तीसरी चीज़ आती है मोर्टगेज। मोर्टगेज क्या होती है? मोर्टगेज ये होती है कि अगर ए के पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और उसने बी से लोन लेकर वो प्रॉपर्टी उसको दे दी है कि जब मैं ये लोन वापस करूँगा तो आपसे वापस ले लूँगा। इस सूरत में ए बन जाता है मोर्टगेजर और बी बन जाता है मोर्टगेजी। इसमें और भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। समटाइम्स जो बी है, बी के पास प्रॉपर्टी, उसका मतलब सारा कंट्रोल जो है वो बी के पास चला जाता है। समटाइम्स बी के पास सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन वो फिर भी मोर्टगेजी ही होता है। अब इसमें 3 सूरतें होती हैं। सबसे पहली जो सूरत है वो है फोरक्लोजर। अब ए ने बी से पैसे ले लिए और उसके बाद जो उसका स्टिपुलेटेड टाइम था, जो उसके वादे का टाइम था, उस पे वो पैसे वापस नहीं कर रहा, तो बी के पास ये रेमेडी अवेलेबल है कि वो कोर्ट में जाए और जाके उस प्रॉपर्टी को फोरक्लोजर करवा ले, यानी कि अपने खाते में, अपने ओनरशिप में ले आए। तो दूसरी इसमें जो चीज़ होती है वो होती है सेल। दूसरी जो रेमेडी मोर्टगेजी के पास अवेलेबल है वो कोर्ट में जाके उस प्रॉपर्टी को सेल करवा कर अपने पैसे रिकवर करवा सकता है। तीसरी जो इसमें चीज़ आती है वो आती है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन क्या होती है कि ए ने बी को सारे पैसे अपने टाइम पे वापस कर दिए, बट बी अभी उसको प्रॉपर्टी वापस नहीं कर रहा। तो अगर ए चाहता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले ले तो वो रिडेम्पशन का केस करेगा। अब ये तीनों चीज़ों का जो केस होगा ये उसी कोर्ट में होगा जिसकी लोकेलिटी में, जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में आपकी वो प्रॉपर्टी आ रही होगी। दिस वाज द केस विद मोर्टगेज। अगला जो इसमें है पॉइंट
वो है डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के राइट्स को डिटरमिन करवाना चाहते हैं, यानी कि वो किसके नाम पे है और किसका राइट उस पे बनता है और किसका राइट उस पे नहीं बनता, तो भी आप उसी कोर्ट में जाएंगे जिस कोर्ट की लोकेलिटी में आपकी वो प्रॉपर्टी मौजूद है। उसके बाद आ जाएगा कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये आपने पढ़ा होगा टार्ट्स में कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ अगर किसी ने कोई रॉन्ग कमिट किया है, यानी कि इसमें न्यूजेंस आ जाती है, इसमें ट्रेसपास आ जाता है, तो ऐसी सूरत में भी आप उसी कोर्ट में जाएंगे जिसकी लोकेलिटी में आपकी वो प्रॉपर्टी मौजूद है। अगला जो इसका पॉइंट है वो है रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि या तो रिस्टेंट है या अटैच है। पहले हम बात कर रहे थे इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की, तो इसमें उसने ये वाला पॉइंट ऐड कर दिया कि अगर आपकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जो किसी फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक ने अटैच की हुई है, आपने लोन लिया था बैंक से और बैंक ने आपके फ्रिज, टीवी, एयर कंडीशन को उठाकर ले गई है, तो ऐसी सूरत में भी अगर आपको पता है कि वो प्रॉपर्टी कहाँ पे अटैच है, तो आप उस लोकेलिटी में जो कोर्ट जिसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बनेगी उसी कोर्ट में उस केस को फाइल करेंगे। ये सेक्शन 16 में हमने मतलब अगर आप इसका ओवरऑल व्यू लें तो ओवरऑल व्यू इसका यही है कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी रिलीफ लेना चाहते हैं तो आप उसी कोर्ट में जाएंगे जिसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी आएगी, किसी और कोर्ट में नहीं जाएंगे। लेकिन साथ में वो सेक्शन 16 के साथ एक प्रोविज़ो ऐड करता है। अब वो प्रोविज़ो क्या कहती है? प्रोविज़ो में वो कहता है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई रिलीफ लेना चाहते हैं और वो जो प्रॉपर्टी है वो डिफेंडेंट के पास है, जिस तरह हमने बात की मोर्टगेज में, आपने प्रॉपर्टी मोर्टगेज कर दी और उसकी जो पोजेशन है वो मोर्टगेजी को दे दी। उसमें वो कहता है कि अगर जो आप जिस प्रॉपर्टी के रिलेटेड आप कोई रिलीफ ले रहे हैं या लेना चाहते हैं और उसकी जो पोजेशन है वो डिफेंडेंट के पास है, तो उस सूरत में आपके पास 3 ऑप्शन हैं। आप उन 3 ऑप्शंस में से किसी कोर्ट में भी जा सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन वो देता है वेयर प्रॉपर्टी, यानी कि सबसे पहला ऑप्शन वो देता है कि आप टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में चले जाएं कि जहां पे आपकी प्रॉपर्टी सिचुएट है आप उसी लोकेलिटी की कोर्ट में चले जाएं, यानी कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में चले जाएं, तो आपको रिलीफ मिल सकता है। सेकंड जो इसमें वो ऑप्शन देता है वो कहता है कि जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अकर हुआ, होली और
पार्टली कि जिस जगह पे अगर आप बात करें मोर्टगेज की, क्योंकि मोर्टगेज के लिए स्पेशली उसने इस प्रोविज़ो में बताया है कि अगर आप बात करें मोर्टगेज की तो आपने जहाँ पे कंट्रैक्ट किया मोर्टगेज का उस जगह की लोकेलिटी की कोर्ट में आप जा सकते हैं, क्योंकि काज ऑफ एक्शन आपका कहाँ राइज हुआ, वहाँ पे। तीसरी जो इसमें ऑप्शन देता है, वेयर डिफेंडेंट resides or carry on business, कि जहाँ पे डिफेंडेंट परमानेंटली रिहाइश पजीर है या जहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो कोई बिज़नेस करता है। अब एक बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल वो परमानेंटली रिहायशी है लाहौर का और वो कहीं बिज़नेस कर रहा है कराची में, तो आप लाहौर में भी उसके ख़िलाफ़ केस कर सकते हैं और कराची में भी। लेकिन इसके लिए ये होगा कि आप के पास वो कंडीशंस होनी चाहिए कि कोर्ट जो है पर्सनली उस बंदे को बाउंड कर सके कि वो ये काम करे। अब कोर्ट पर्सनली उस बंदे को कैसे बाउंड कर सकती है कि जहाँ पे वो रह रहा है तो मतलब उसके नाम पे वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी होगी, तो कोर्ट उसे कहेगी कि आप उस प्रॉपर्टी को छोड़ दें, नहीं तो आपकी ये वाली प्रॉपर्टी ज़ब्त हो जाएगी। अब जहाँ पे वो बिज़नेस कर रहा है तो बिज़नेस में भी ज़ाहिर बात है उसने पैसा लगाया होगा, तो कोर्ट उसको बाउंड कर सकती है कि आपका ये बिज़नेस इम्पाउंड कर दिया जाएगा जब तक कि आप उसका वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। तो पर्सनल ज्यूरिसडिक्शन या पर्सनल ओबीडियंस अगर कोर्ट हासिल कर सकती है तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो ये उसकी प्रोविज़ो थी जो कि इसमें जो हमने सेक्शन 16 में पढ़ा, सेक्शन 16 के सी और दूसरा जो था ई, इन दोनों में स्पेशली प्रोविज़ो में उसने बताया है कि सी जो था वो तो मोर्टगेज के बारे में था और ई था कि अगर आपकी प्रॉपर्टी के साथ कोई रॉन्ग कमिट हुआ है तो ये दोनों स्पेशली, और ये बाकी जो थे जनरली अगर आप समझते हैं कि जो रिलीफ आप ले रहे हैं और प्रॉपर्टी आपकी क्या है डिफेंडेंट की पोजेशन में है, तब आप इस प्रोविज़ो को इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगला जो इसका सेक्शन है वो है सेक्शन 17। सेक्शन 17 में वो कहता है कि अगर एक प्रॉपर्टी जो है वो दो कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन में आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो लाहौर और उकाड़े, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है, ये लाहौर है और ये उकाड़ा है। अब लाहौर और उकाड़ा के बॉर्डर पे ये प्रॉपर्टी मौजूद है। अब ये दो कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन में आ रही है। अब सेक्शन 17 में वो कहता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी दो कोर्ट्स की या तीन कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन में आ रही है तो आप किसी भी कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। दोनों उसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन रखती हैं पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का, और अगर आप लाहौर में करते हैं तो वो पूरी प्रॉपर्टी का डिसीजन दे सकता है, और अगर आप उकाड़ा में करते हैं तो वो भी पूरी प्रॉपर्टी का डिसीजन जो है वो दे सकता है। उनके पास इसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होगी। उसके बाद आता है सेक्शन 18। सेक्शन 18 में वो कहता है कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी की जो लोकेलिटी है या जो ज्यूरिसडिक्शन है वो आपको लगता है कि वो अनसर्टन है, यानी कि एक गैर यकीनी आपको लग रहा है कि इसकी ज्यूरिसडिक्शन है, आप समझ रहे हैं ये पता नहीं ए अदालत में है या पता नहीं बी अदालत इसकी ज्यूरिसडिक्शन रखती है, तो आप किसी एक कोर्ट में चले जाएं। मतलब जहां जिन जिन कोर्ट्स पे आपको लग रहा है कि इस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में ये हो सकती है, और कोर्ट को बताएं कि भाई हम इस अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में आए हैं। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट एक नोट लिखेगी
कि मेरे पास ये बंदे आए जो कि अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में थे और अब मैंने ये वर्कआउट किया है, मुझे पता लगा है कि ये वाकई ही मेरी ज्यूरिसडिक्शन में है, तो उसके बाद कोर्ट जो फैसला करेगी उसकी ज्यूरिसडिक्शन को आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो इसमें जो दूसरी बात वो लिखता है कि अगर कोर्ट ये नोट नहीं लिखती है तो ऐसी सूरत में भी उसका फ़ैसला चैलेंज नहीं होगा और वो डिक्री उसको कर देती है तो भी वो चैलेंज नहीं होगा। तो सेक्शन 18 जो है ये अनसर्टन ज्यूरिसडिक्शन के बारे में है कि अगर आपको लगता है कि ये गैर यकीनी सी ज्यूरिसडिक्शन है तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि आप किसी कोर्ट में चले जाएं, कोर्ट एंडोर्स करेगी और आपको रिलीफ देगी। तो ये था जो आज हमने पढ़ा, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि जो भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए अगर आपने रिलीफ लेना है तो आप उसी कोर्ट में जाएंगे जिसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो किसी अगर और कोर्ट में जाते हैं तो वो लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में आएगा। सेक्शन 16 में वो बताता है कि अगर आपने रिकवरी के लिए केस करना है, पार्टीशन के लिए, मोर्टगेज के जो मसले मसाइल हैं उनके लिए, या आपने कोई राइट डिटरमिन करवाना है किसी भी प्रॉपर्टी का, या आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके साथ कोई रॉन्ग कमिट हुआ है, और या आपकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है जो आप समझते हैं कि यहाँ पे अटैच है, तो ऐसी सूरत में आप कहाँ पे केस करेंगे? विद इन द लोकल लिमिट्स, जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी सिचुएट है उसी कोर्ट के अंदर जाके आप केस करेंगे। लेकिन जो इसकी प्रोविज़ो है वो आपको बताती है कि अगर आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी के रिलेटेड रिलीफ लेना चाहते हैं जो कि डिफेंडेंट की पोजेशन में है, तो ऐसी सूरत में आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। या तो आप टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन वाली कोर्ट में चले जाएं, या आप वहाँ चले जाएं जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है या बिज़नेस कैरी करता है, और तीसरी जो उसमें आएगी कि जहाँ पे आपका कॉज ऑफ एक्शन होली या पार्टली अकर हुआ है। सेक्शन 17 में बताता है कि अगर एक प्रॉपर्टी जो है वो 2 कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन में आ रही है तो आप दोनों में से किसी एक कोर्ट में जा सकते हैं, तो वो दोनों कोर्ट ही उसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन रखती हैं। सेक्शन 18 में बताता है कि अगर आपकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो अनसर्टन है तो आप क्या करेंगे। तो दिस वाज आवर वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, इसको दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।